यह सच बात है कि बुरे वक्त में हमेशा अपने ही काम आते हैं। लेकिन यह भी सच है कि कभी कभी हमारे अपने ही हमें देखना नहीं चाहते हैं और किसी न किसी तरह से हमारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कोई कोई इंसान ऐसा होता है, उन्हें लाख समझाओ फिर भी वो नहीं समझते हैं और फिर एक दिन अपने हाथों ही अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। बात उन दिनों की है जब हम लोग कानपुर में रहा करते थे और मेरे पापा एक सरकारी टीचर थे। मैं दो बहन थी। मेरा नाम मालती और मेरी छोटी बहन का नाम स्वाति है। मेरे पापा सरकारी टीचर थे, लेकिन उनकी तनख्वाह उतनी खास नहीं थी, मगर इतनी थी हम लोगों का गुजारा अच्छे से चल जा रहा था। पापा हमेशा चाहते थे परिवार में सभी लोग खुश रहे। वह हम दोनों बहनों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। मेरी मम्मी एक हाउस वाइफ थी, जिनका अधिकतर समय घर के किचन में ही बीतता था। मुझे अपने पापा से बहुत ही प्यार था, तभी उनकी हर बात मैं बहुत गौर से सुनती और उस पर कायम रहती थी। मगर मेरी बहन स्वाति बिल्कुल ही मुझसे अलग थी। वह हमेशा पापा से कम पैसों को लेकर शिकायत करते रहती थी, क्योंकि उसे हमेशा सभी चीज ब्रांडेड ही चाहिए होता था, जबकि मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि पापा की इतनी तनख्वाह नहीं है कि वह हम लोगों की हर ख्वाहिश को पूरा कर सके। लेकिन मेरी बहन हर वक्त पापा पर गुस्सा करती और कहते रहती कि कितना जालिम बाप है, हमेशा हमारी खुशियों को दबाया करते हैं और कम पैसों में ही खुश रहने की नसीहत देते रहते हैं। भला कम पैसों में कोई कैसे खुश रह सकता है? जब भी किसी चीज को लेने का मन हो तो पापा का भाषण स्टार्ट हो जाता है और हमेशा ये सुनने को मिलता है, हमें अपनी जरूरतों को बहुत ही सीमित रखना चाहिए, बेफिजूल का दिखावा नहीं करना चाहिए। वह हर वक्त पापा के बारे में उटपटांग बातें करते रहती थी। मम्मी से भी हर वक्त किसी न किसी चीज को लेकर लड़ाई करती रहती थी और मम्मी से कहते रहती थी कि तुम पापा को समझाती क्यों नहीं हो? अभी तो हम लोगों के घूमने फिरने के दिन है। अगर अभी हम लोग नहीं घूमेंगे फिर कब घूमेंगे? मम्मी बेचारी उसकी बात को सुनकर चुप हो जाती थी, क्योंकि मम्मी को पता था कि कितना भी कर लो स्वाति को दिमाग में कभी भी सही बात जाती ही नहीं थी। मैं मम्मी से कहती भी, आप स्वाति को समझाती क्यों नहीं है कि पापा इस उम्र में भी हम लोगों के लिए कितना कर रहे हैं। वो तो अपनी तनख्वाह का एक एक पैसा हम सभी पर खर्च करते हैं। उनके पास कोई ब्लैक मनी तो है नहीं जो कि वो हम सभी पर लुटाए। मेरी बात सुनकर मम्मी बिल्कुल ही खामोश हो जाती थी और फिर कभी कभी यह भी कह देती कि स्वाति अभी छोटी है और उसे किसी भी चीज की कोई समझ नहीं है। बड़ी होने पर वह खुद ही अपनी मजबूरियां समझ जाएगी, उससे झगड़ा न किया करो। और फिर मम्मी इस तरह से हम दोनों बहनों की सुलह करा दिया करती थी। मेरी अब ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी और अब मैं थोड़ा बहुत घर का काम भी संभालने लगी थी। मैं मम्मी से पूछ पूछ कर तरह तरह का व्यंजन बनाया करती थी, क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत ही शौक था और मम्मी भी मुझे बहुत ही प्यार से सभी कुछ सिखाते रहती थी, ताकि कल जाकर जब मैं अपने ससुराल जाऊं तो मुझे किसी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक दिन मैं पापा के लिए चाय बना रही थी तो मैंने दादी और मम्मी को बातें करते हुए सुना। मम्मी दादी से कह रही थी कि जैसे ही कोई अच्छा लड़का मिलता है हम जल्द से जल्द मालती की शादी कर देंगे, क्योंकि सही समय पर शादी हो जाना भी ठीक रहता है और फिर मालती के बाद स्वाति भी तो है। मैं बस चुपचाप उन दोनों की बातों को सुन रही थी और अब मैंने चाय बना ली थी। फिर मैं जैसे ही चाय लेकर उन लोगों के पास गई तो मैं कमरे के अंदर न जाकर बाहर दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। तो मम्मी ने मुझे देखा और कहा, वहां पर क्यों खड़ी हो? चाय ठंडी हो जाएगी, यहाँ पर लेके आओ। तभी मैं चाय ले जाकर मम्मी पापा और दादी को दी और फिर वहां से जल्द अपने कमरे में वापस आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि अब घर में मेरी शादी की बात होने लगी थी। सभी लोग अब मेरी शादी के पीछे पड़ चुके थे। रात भर मुझे ये सब सोच सोच कर नींद नहीं आई। न जाने मेरी शादी कहाँ पर होगी और मेरे ससुराल वाले कैसे होंगे। आज मैं सुबह सुबह ही सोकर उठ गई तो किचन से मुझे बर्तनों की आवाज आ रही थी। मैं पानी पीने के बहाने किचन में गई तो मैंने देखा कि मम्मी बहुत ही बेचैन दिख रही थी। मम्मी को यूं बेचैन देखकर मुझे बहुत ही टेंशन हो गई। मैंने पूछा, क्या हुआ मम्मी, आप इस तरह से परेशान क्यों दिख रही हो? मम्मी कहने लगी, नहीं कोई बात नहीं,
तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि जरूर ही मम्मी पापा और दादी में मेरी शादी को लेकर कोई बात हुई है, जिस कारण से मम्मी बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही है। अभी मैंने चुप रहना ही सही समझा और मैं चुप रहकर यह देखना चाहती थी आखिर यह लोग मेरी किस्मत की बागडोर किसके हाथ में देने वाली है, मेरी किस्मत का फैसला किसके साथ किया जा रहा है। दिन भर ना जाने मम्मी पापा और दादी में क्या बातें हो रही थी, और जब भी हम दोनों बहन उनकी बातों को सुनने की कोशिश करते तो फिर मम्मी गुस्से में अपना चेहरा लाल करके कमरे में जाने के लिए कह देती थी। और यह सब देखकर मेरा दिल अब तड़प उठा था। आज मैं भी गुस्से में हो गई कि आखिर मेरी शादी को लेकर यह लोग इतने परेशान क्यों हैं। फिर तभी मम्मी ने जब मुझे गुस्से में देखा तो उन्होंने उठकर मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हारा रिश्ता बहुत ही अच्छे घर में करवाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी से कुछ भी सुनना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारी शादी के मामले में एक जरा भी लापरवाही नहीं बरतूंगी। मुझे अपनी मम्मी और पापा पर बहुत ही भरोसा था। और फिर समय यूं ही बीतने लगा। एक दिन पापा जब स्कूल से घर आए तो बहुत ही खुश लग रहे थे। उनके हाथों में मिठाई का डब्बा था। मम्मी ने पूछा, क्या बात है, इतने खुश क्यों लग रहे हो? तो पापा कहने लगे, मैंने अपने दोस्त के बेटे विक्रम के साथ मालती का रिश्ता तय कर दिया है और विक्रम बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं कब से विक्रम के साथ मालती का रिश्ता तय करना चाह रहा था, लेकिन पहले विक्रम की नौकरी नहीं लगी थी, इसलिए मैं चुप था। लेकिन अब विक्रम की नौकरी भी लग गई है और मेरे दोस्त को इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के लिए एक संस्कारी बहू चाहिए और कुछ नहीं। उनकी कुछ डिमांड भी नहीं है और मेरा दोस्त बहुत ही अच्छा है और उसका खुद का बिजनेस है। कल ही विक्रम और उसके परिवार वाले मालती को देखने के लिए आ रहे हैं और मैं भी चाहता हूँ कि एक बार विक्रम और मालती दोनों एक दूसरे को देख ले और समझ ले। अब घर में सभी लोग बहुत ही खुश थे और कल की तैयारियां में लग गए थे। और कहीं न कहीं मैं भी उस लड़के को देखना चाहती थी जिसे कि पापा ने मेरे लिए पसंद किया था। दूसरे दिन समय पर वह लोग चले आए। थोड़ी देर औपचारिकता होने के बाद मम्मी मुझे किचन से चाय लेकर आने के लिए बोली, तो मैं चाय लेकर आई तो मेरी नजर विक्रम पर पड़ी। वह देखने में बहुत ही सुंदर और स्मार्ट था। उसने भी मेरी तरफ देखा और मैं भी उसकी तरफ देखा। फिर मैं अपनी नजरें नीची कर ली। अब मैं भी वही सोफे पर बैठ गई थी। फिर थोड़ी ही देर के बाद विक्रम की मम्मी खड़ी हो गई और मुझे गले से लगाया। फिर 500 का नोट निकालकर मुझे देने लगी। मैंने पापा की तरफ देखा तो वह बोले, ले लो बेटी। पापा को कहने पर मैंने वह नोट ले लिया। तभी विक्रम की मम्मी कहने लगी कि हमारी बहू अब आपके घर में अमानत के तौर पर है और जैसे ही विक्रम नौकरी ज्वाइन करेगा हम लोग उसकी शादी कर देंगे और फिर अपनी बहू को अपने घर लेकर जाऊंगी। यह सुनकर मैं शर्माकर कमरे के अंदर चली गई। अभी भी मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने अपनी मुट्ठी बंद किए हुए थे जिसमें कि 500 का नोट था। तभी स्वाति आई और मुझे कहने लगी, दीदी आपको दादी बुला रही है। मैं दादी के पास गई और दादी को फिर वह नोट खोलकर दिखाया जो अभी तक मैं अपनी मुट्ठी में रखी हुई थी। मुझे भी विक्रम अच्छा लगा था और मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी। लेकिन उसी वक्त मेरी बहन स्वाति कहने लगी, इतनी खुश क्यों हो रही हो बेवकूफ, ऐसे गरीब घर में जाकर तुम्हें क्या मिलेगा? यहाँ पर भी अपने अरमान दबा कर रहती हो और अब ससुराल जाकर भी यहाँ की तरह ही जिंदगी जियोगी। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, वह लोग इतने भी गरीब नहीं है और वैसे भी पैसों का क्या, पैसों का तो आना जाना लगा ही रहता है। इंसान के दिल को देखा जाता है और इस मामले में बहुत ही लकी हूँ, क्योंकि सच में विक्रम और उसके मम्मी पापा बहुत ही अच्छे थे और मैं अपने पापा को कभी भी दुखी नहीं देख सकती थी। उनकी खुशी के लिए मैं जान कुर्बान कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी बहन चुप हो गई और फिर मुस्कुराकर अपने कमरे में चली गई। फिर सप्ताह भर के बाद ही मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया और मैं अच्छे नंबर से पास हो गई। पापा रिजल्ट देखकर बहुत ही खुश हो गए और कहने लगे, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम घर की जिम्मेदारियां सीखो, क्योंकि लड़के को घर बसाने के लिए घर गृहस्थी का काम भी आना चाहिए। मैं भी खुश थी और वैसे भी मुझे अब और आगे पढ़ाई नहीं करनी थी। अब मैं और विक्रम दोनों ही फोन पर बातें करने लगे थे।
फिर कुछ दिनों के बाद ही विक्रम की मम्मी घर आई और मेरे और विक्रम की एंगेजमेंट का डेट फिक्स करने लगी। फिर पंडित जी से बात की गई और एक सप्ताह के बाद ही हमारी एंगेजमेंट का डेट फिक्स हो गया। और फिर इस हफ्ते के बाद बहुत ही सादगी के साथ मेरी और विक्रम की एंगेजमेंट हो गई। एंगेजमेंट में ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था, सिर्फ पापा के कुछ खास दोस्त लोग ही आए हुए थे। सभी कुछ अच्छे से हो गया था और अब 1 महीने के बाद हमारी शादी होने वाली थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। सभी लोग बहुत खुश थे। मैं और विक्रम दोनों ही अपने आने वाली जिंदगी को लेकर सपने देखने लगे थे। हम सभी लोग खुशियां भरे माहौल में जी रहे थे, लेकिन अचानक ही हमारी खुशियों को नजर लग गई। एक रोज जब पापा ड्यूटी पर गए थे तो अचानक ही पापा के साथ हादसा हो गया, क्योंकि पापा जी के ट्रेन से ड्यूटी जा रहे थे। ट्रेन की दूसरी ट्रेन से टक्कर हो गई थी और फिर इस टक्कर में पापा की जान चली गई। पूरा घर उलट पुलट हो गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करे। अचानक पापा हम सभी को छोड़कर चले गए थे। घर में माँ और दादी का रो रो कर बुरा हाल था। मेरा भी दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन मैं अपने आंसू रोककर मम्मी और दादी को संभालने में लगी हुई थी। मम्मी की हालत देख देखकर मुझे भी बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि मम्मी बार बार पापा को याद करके पागलों के जैसे हरकत करने लग रही थी। और आखिर आंसू भी कब तक साथ देता। मैंने अपना दिल मजबूत कर लिया और पूरे घर की जिम्मेदारियां अब मेरे कंधों पर आ गई थी। घर को संभालने वाला और कोई नहीं था। विक्रम के मम्मी पापा बार बार शादी के लिए प्रेशर दे रहे थे और अंत में मैंने ही शादी को करने से मना कर दिया, क्योंकि अगर मैं शादी कर लेती तो फिर मेरे इस घर को कौन संभालता। मैं विक्रम को रुकने के लिए कहा था, लेकिन उसके मम्मी पापा जल्द से जल्द विक्रम की शादी करके निश्चिंत हो जाना चाहते थे और विक्रम भी अपने मम्मी पापा के खिलाफ नहीं जा सकता था। फिर इस तरह हम दोनों अलग हो गए और आखिर मैंने अपना दिल मजबूत कर लिया और घर के बाहर की सारी जिम्मेदारियां मैंने अपने कंधों पर ले लिया था। चूंकि पापा की मृत्यु ऑन ड्यूटी हुई थी, इसलिए पापा की जगह पर मुझे इस स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई। फिर जिम्मेदारियां निभाते निभाते अब लगभग 5 साल हो चुके थे। मेरी घर की हालत अब बहुत ही सुधर गई थी और अब फिर से मेरी मम्मी को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। उन्हीं दिनों स्कूल में एक फंक्शन था और एक बड़े साहब चीफ गेस्ट बन के हमारे स्कूल में आए हुए थे। वो बहुत ही कम उम्र के बिजनेसमैन थे। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में मार्केट में अपना नाम कमा लिया था। हमारे स्कूल के हेड मास्टर ने मेरा परिचय भी उस बिजनेसमैन से कराया और उसके हाथ से मुझे इनाम दिलाए। मैं बहुत ही खुश थी। मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था, क्योंकि मैं बहुत ही लगन पूर्वक स्कूल की जिम्मेदारियां संभाली थी। फिर उस दिन के बाद स्कूल की छुट्टी हो गई। अब मैं घर पर ही रह रही थी, क्योंकि हमारे स्कूल में 1 महीने की गर्मी की छुट्टी हो गई थी। और फिर उसी दौरान मेरी मम्मी की जान पहचान वाली एक आंटी मेरे लिए रिश्ता लेकर आई, क्योंकि मम्मी ने उसे बोलकर रखा था। और वह आंटी किसी और का नहीं बल्कि अमन का रिश्ता मेरे को लेकर आई थी। अमन वही था जो कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में चीफ गेस्ट बनकर आया था, जो बहुत ही कम उम्र का सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। अमन ने मेरे लिए अपने पापा से जिक्र किया था और फिर अमन के पापा ने इस आंटी को हमारे यहाँ रिश्ता लेकर भेजा था। मेरी मम्मी दादी और बहन सभी लोग बहुत ही खुश थे, क्योंकि अमन का फैमिली बहुत ही रिच फैमिली था और इतने बड़े अमीर खानदान में मेरा रिश्ता होने जा रहा था। यह देखकर मेरे घर वाले बहुत ही खुश थे। फिर कुछ दिनों के बाद मेरी शादी अमन के साथ हो जाती है और मैं अपने ससुराल चली आती हूँ। वाकई अमन की फैमिली वाले बहुत ही अच्छे थे। उन लोगों को अमीर होने का एक जरा भी गुरूर नहीं था। उन लोगों का कहना था कि हम लोग अमीर है तो क्या हुआ, हम लोगों को दूसरे की मदद करके ही सुकून मिलता है। विक्रम से रिश्ता टूटने के कारण मेरे दिल में तकलीफ तो था ही, लेकिन अमन का प्यार पाकर मैं सब कुछ भूल चुकी थी। वाकई अमन बहुत ही अच्छे पति साबित हुए थे। मेरी अमन के साथ ना ही मंगनी हुई थी और ना ही शादी से पहले कभी फोन पर बातें हुई थी और ना ही उससे मैं पहले कभी मिली थी। लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। ससुराल में मेरी सास ससुर देवर और एक ननद सभी लोग थे। मेरी ननद शादीशुदा थी, इसलिए जैसे ही फंक्शन खत्म हुई अपने घर को चली गई, क्योंकि वह भी अपने सास ससुर को अकेला छोड़कर आई थी। मेरे देवर का नाम रोशन था, वह मेरी ही उम्र का था
और मेरी बहुत ही इज्जत करता था और मुझसे अपनी हर बात शेयर करता था। वह अपना हर काम मुझसे पूछ पूछ कर करता था। जल्द ही मेरी ननद ने मेरी सास को कुछ दिनों के लिए अपने घर पर बुला लिया था और अब घर में भी मेरे देवर और मेरे पति ही रह गए थे। पति तो अक्सर बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही रहते थे, लेकिन उन्होंने इस बात की तसल्ली थी कि घर में मैं अकेले नहीं हूँ, बल्कि उनका भाई साथ में है। अब मेरी शादी को 6 महीने गुजर चुके थे और घर के सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई थी। जब मैं उस बड़े से घर में अकेले रहती तो मेरा जी बहुत ही घबराता था। तो देवर से कहती, अब तुम्हारी भी शादी हो जानी चाहिए, तुम्हारी दुल्हन आएगी, मेरा हाथ पटाएगी और मेरा अकेलापन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कोई तो इस घर में मुझसे बात करने वाला होगा। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बताओ। तो एक दिन वह बोला, भाभी अगर बुरा ना मानो तो बता दो। मैंने कहा, हाँ हाँ बता दो। तो वह कहने लगा, भाभी मुझे आपकी बहन स्वाति बहुत ही पसंद है, आप उसके साथ मेरी शादी कर दो। मैंने अपने पति को यह बात बताया और फिर हम लोग मम्मी के पास अपने तेवर रोशन का रिश्ता स्वाति के लिए लेने चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद मैं अपनी बहन को देवरानी बनाकर ले आई। हमारे घर की खुशियां लौट आई थी। मैं खुश थी कि मेरी बहन ही मेरी देवरानी बनकर आई है, लेकिन मुझे यह भी पता था कि उसकी सोच मुझसे बहुत ही अलग थी और फिर जिस बात का डर था वही हुआ। अब घर में परेशानियां बहुत ही जल्द शुरू हो गई। पहले मेरा देवर, जो मेरी बहुत ही इज्जत करता था, हर मामले में मुझसे राय विचार करता था। अब यह सब बातें मेरी बहन को बहुत ही बुरी लगने लगी थी। वैसे तो हमेशा चुप रहती थी, मगर अंदर ही अंदर मेरे लिए उसके मन में गुस्सा हद से ज्यादा भर गया था। जब देवर मेरे और बहन को कभी घूमने के लिए बाहर जाते तो मुझसे देवर इस तरह से इजाजत लेता था जैसे कि कोई बेटा अपनी माँ से ले रहा हो, और अक्सर ही मुझे पूछकर और बताकर जाता और यह भी कहता, भाभी आप भी हमारे साथ चलो, घर में अकेले क्या करोगी। और उसकी यह बात सुनकर मेरी बहन अंदर ही अंदर चिढ़ने लगती थी और फिर मेरे देवर से लड़ाई करने लगती थी और कहती, तुम बड़े ही सब काम मेरी दीदी से पूछ पूछ कर करते हो और साथ में चलने की जिद भी करते हो। तुम उसे कबाब में हड्डी क्यों बनाना चाहते हो। फिर यह सब सुनकर मेरा देवर बहुत ही दुखी हो जाता। वो मुझसे इस बारे में कुछ कहता तो नहीं था, लेकिन मैं समझ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। और एक दिन तो स्वाति इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि वह सीधा मेरे पास आई और कहने लगी, हमारी जिंदगी है, हम लोग चाहे जैसे जिए, तुम कौन होती हो हम लोगों के ऊपर इतना हुक्म चलाने वाली। और फिर स्वाति ने हमारे घर पर फोन लगाकर मम्मी से भी मेरे बारे में उल्टी सीधी बात कही और यह भी कहा कि मेरे पति का चाल चलन सही नहीं है और दीदी ने मेरे पति को अपने बस में करके रखा हुआ है। ये तो मेरी बात सुनते ही नहीं है और मुझे अंदाजा हो रहा है कि किसी भी कीमत पर दीदी मेरे पति से मेरी जान छुड़ाना चाह रही है और वह इस पूरे घर में अकेले ही राज करना चाहती है। और अब मुझे अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और न जाने मेरी बहन ने मेरी माँ को मेरे और देवर को लेकर क्या क्या कहा। मम्मी ने मुझे फोन लगाई और सारी बातें बताई। मैंने सिर्फ मम्मी से इतना ही कहा, मम्मी आपको अपनी बेटी पर भरोसा है ना, और आप ये क्यों भूल रही है कि स्वाति मेरी छोटी बहन है और मैं खुद उसकी शादी अपने देवर से करवाई हूँ। फिर मम्मी समझ गई और उन्होंने फोन रख दिया। एक रोज मैं किचन से निकली तो बहन को अपने कमरे से निकलते देखा। न जाने वह मेरे कमरे में क्या करने गई थी। आज सुबह से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने अपने पति को मैसेज कर दिया कि वह जल्दी घर आ जाए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर मैं अपने काम में बिजी हो गई, लेकिन आज मुझे काम करने में जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी, सर दर्द कर रहा था, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। मैंने फोन उठाकर अपने पति से बात करना लेकिन मेरा फोन मुझे मिला नहीं। मैं वही बिस्तर पर लेट गई। तभी मेरी बहन कमरे में आई और कहा, लो दीदी ग्लूकोज पी लो, तबीयत ठीक हो जाएगी। बहन के कहने पर मैंने ग्लूकोज पी लिया। उस वक्त तो मुझे बहुत ही राहत महसूस हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे नशा सा हो गया और मुझे नींद आ गई। मैं सो गई। मेरी बहन ने मेरा फोन उठाकर अपने पास रख लिया था, जिसमें मेरे पति ने मुझे मैसेज किया कि मैं रात तक आऊंगी, क्योंकि बहुत ही जरूरी काम में फंस गया हूँ। एक पार्टी को डिनर करवाना है। मुझे मेरी बहन ने नशे की गोली ग्लूकोज में मिलाकर पिला दिया था, जिस कारण मैं बहुत ही गहरी निद्रा में चली गई थी और मुझे कुछ भी होश नहीं था। फिर मेरी बहन ने मेरे देवर से कहा
लगता है दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। ऐसा करो, तुम दीदी के पास कमरे में बैठो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। फिर दीदी को लेकर अस्पताल चलते हैं। न जाने कब तक भाई साहब घर पर आएंगे, क्योंकि आज उनकी एक बिजनेस पार्टी चल रही है। वो डिनर पर गए हैं। फिर मेरा देवर रोशन मेरे कमरे में कुर्सी पर बैठ गया और मेरी बहन स्वाति अपने कमरे में जाने से पहले मेन गेट का अंदरूनी लॉक खोल दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। उसने अपने कमरे में जाने से पहले मेरे कमरे का दरवाजा भी बाहर से लॉक कर दिया। मेरे देवर ने समझा वैसे ही दरवाजा बंद करके गई है। वह कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ता रहा और पढ़ते पढ़ते ही कुर्सी पर लेट गया। फिर 10 बजे मेरा पति अमन जब अपना मीटिंग खत्म करके घर आया, वह सीधा अपने कमरे की तरफ आया, जो कि दरवाजा अब बाहर से नहीं खुल सकता था। जब तक हम अंदर से बटन को नहीं दबाते उसे कोई नहीं खोल सकता था। फिर रोशन ने उठकर दरवाजा खोला तो अमन उस आधी रात में देवर को मेरे कमरे में देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मैं तो बिस्तर पर सो रही थी, तभी उन्होंने कहा, रोशन, तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो और कमरे को लॉक क्यों किया हुआ था? मैंने कमरा लॉक नहीं किया भाई, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तभी मैं यहाँ बैठा हुआ था, क्योंकि स्वाति अपना कपड़ा बदलने गई है और हम दोनों अभी भाभी को अस्पताल लेकर जाने वाले हैं। हम समझ रहे थे कि शायद आप देर से आएंगे, लेकिन मैंने तो फोन पर मैसेज करके अपना सारा प्रोग्राम बता दिया था। किधर है फोन? स्वाति अपने कमरे में जाने से पहले फोन को टेबल पर रख गई थी। अमन ने फोन उठाया और कहा, देखो, मैसेज में मैंने 10 बजे का समय बोला था और मैं ठीक टाइम पर आ गया हूँ। स्वाति कहाँ है? और फिर जब देवा स्वाति को बुलाने के लिए अपने कमरे में गया तो देखा वो अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी, क्योंकि उसने भी नींद की गोलियां खा ली थी। उसको सोता देखकर मेरे देवर का पारा चढ़ गया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। और अब ये सब देखकर अमन अपने छोटे भाई से उलझ पड़ा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कहा कि तुम्हारी बीबी अस्पताल साथ जाने के लिए तैयार होने गई है, पर वह तो अपने बिस्तर पर बेखबर होकर सो रही थी। आखिर यह सब क्या हो रहा है? अब मेरा पति देवर को बहुत ही उल्टा सीधा सुनाने लगा। असल में स्वाति चाहती थी कि घर में मेरे और देवर को लेकर बवाल हो और फिर पूरे घर में आराम से राज करे, जबकि मेरा देवर कहता था कि भाभी घर में सबसे बड़ी है और घर में कोई बुजुर्ग भी नहीं है, तो इनकी इज्जत करनी चाहिए, हर काम में उनकी रजामंदी होनी चाहिए। परंतु स्वाति इस बात को बिल्कुल भी समझ रही थी, क्योंकि स्वाति की सोच शुरू से ही घटिया थी। वह शुरू से ही अपने घमंड में चूर रहती थी। उसे सिर्फ अपने से मतलब था। मैं अपनी बहन को इसलिए देवरानी बनाकर लाई थी कि वो मेरी दर्द और गम में मेरा साथ रहेगी, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनेंगे, और कल जाकर जब हमारे बच्चे होंगे तो एक ही घर में रहेंगे और खुशियों से घर को जन्नत बना देंगे। लेकिन उसने दूर की बात सोची। वह जिस तरह से हमेशा मम्मी पापा से उलझती रहती थी और मैके में भी मेरे ऊपर हुक्म चलाते रहती थी, तो उसने सोचा कि यहाँ पर भी सिर्फ उसी की बात सुनी जाएगी। मेरी बहन को यह रिश्ता बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था और यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मैं तो उसे अपनी बहन समझकर घर ले आई थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वह मेरे पति को मेरे ही खिलाफ भड़काना चाहती थी। उनके मन में मेरे और देवर को लेकर शक पैदा करना चाहती थी, ताकि मेरा पति मुझसे सारा रिश्ता नाता तोड़ ले। लेकिन जब वह कुछ ना बिगाड़ पाई तो उसने यह खेल खेला। मेरे पति को झूठ से बहुत ही नफरत थी। वह न झूठ बोलते थे और न झूठ सुनना चाहते थे, और उस दिन भी स्वाति ने मेरे पति को सिर्फ झूठ ही बोला था। सभी के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। मेरी खुद की बहन ने मेरा घर तोड़ना चाहा था। मेरा देवर है मेरी बहन की सच्चाई समझ चुका था और अब उसने मेरी बहन को तलाक दे दिया, और फिर एक अच्छी लड़की देखकर हम लोगों ने उसकी फिर से शादी कर दी। मुझे भी अपनी बहन से अब कोई खास लगाव नहीं रहा कि उसने मेरे बसे बसाए घर को उजाड़ने की कोशिश की। जो कोई भी इस तरह का हरकत करता है उसके लिए फिर से दिल में जगह बन पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आज हम सब घर में हंसी खुशी रहते हैं और मेरी बहन की हरकतों की वजह से उसकी दूसरी शादी भी कहीं नहीं हो पा रही है। सच कहते हैं, जलन की आग इंसान के हंसते खेलते जिंदगी को राख बना देता है, और यही मेरी बहन के साथ भी हुआ। जलन की आग में उसने अपने बसे बसाए घर को उजाड़ लिया था। मेरी सास भी अब मेरी ननद के यहाँ से वापस आ चुकी थी। मेरी ननद को लड़का हुआ था। फिर कुछ सालों के बाद मुझे भी एक लड़का हुआ और मेरी देवरानी को 2 बच्चे हुए, और हमारा परिवार हंसते खेलते और बहुत ही मिलजुल कर देवरानी और जेठानी साथ में रह रहे हैं।
दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।